मेरा नाम रचना है। मैं आप सबको आज अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमारी मदद उस रास्ते पर करती है जहाँ पर हमें किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं होती। मेरी उम्र 20 साल थी। मैं अपनी जिंदगी में खुश थी क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरी आदत थी, मैं गरीबों की बहुत मदद किया करती थी। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। न जाने क्यों दूसरों की तकलीफ देखकर मुझे अपनी तकलीफ का अंदाजा बखूबी हो जाता था। शादी से पहले मैं एक स्कूल में जॉब किया करती थी। मेरी मम्मी तो इस दुनिया में नहीं थी। जब मैं 12 साल की थी तब वो मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। मेरे पापा थे जिनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस था। हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। जॉब करना और बच्चों को पढ़ाना मेरा एक शौक था। किसी मजबूरी की वजह से मैं नौकरी नहीं करती थी, सिर्फ अपने शौक की वजह से किया करती थी। मुझसे बड़े मेरे एक भाई थे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हाँ, मगर पापा उनके लिए लड़की तलाश कर रहे थे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने अपने पापा से अपनी शादी के लिए अभी सख्ती से मना किया हुआ था, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। अभी तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब मैं कुछ समय तक जॉब करके अपने इस सपने को और अपने शौक को पूरा करना चाहती थी। मेरे पापा ने शुरू से ही मेरी हर बात को अहमियत दी थी। भैया के लिए पापा ने एक अच्छी लड़की की तलाश कर ली थी और इस तरह मेरे भैया की भी शादी हो गई थी। भाभी के घर में आ जाने से मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मुझे लगता था कि मुझे एक साथी मिल जाएगी, मगर भाभी तो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। उन्होंने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की थी। पापा ज्यादातर अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, जबकि भैया भी पापा के साथ ही काम में लगे रहते थे। मैं भी अपने स्कूल जाया करती थी, लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते समय रास्ते में मुझे एक मासूम लड़की मिल गई जो बहुत ज्यादा रो रही थी। वो बेचारी सड़क के किनारे बैठी हुई थी और मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी। जब मेरी नजर सड़क के किनारे बैठी हुई उस लड़की पर गई, वो लड़की 15 साल की उम्र की थी। देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैं अपनी गाड़ी से उतरकर उस लड़की के करीब गई और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम सड़क के किनारे बैठकर क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी कि भूख से तड़प रही हूँ दीदी, बहुत तेज भूख लग रही है। मेरी सगी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। पापा ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। पापा के सामने सौतेली माँ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उनके पीछे मुझे अपनी दुश्मन समझती है। मेरे पापा मेरी हर बात को अहमियत देते हैं। दरअसल कुछ दिनों से मेरे पापा दूसरे शहर नौकरी करने के लिए गए हुए हैं। मेरी सौतेली माँ मुझसे घर के सारे काम करवाती है, जबकि मुझे पढ़ने लिखने का और डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। वो नहीं चाहती कि मैं स्कूल जाया करूं। मेरे पापा ने मेरा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया हुआ है। मेरी सौतेली माँ मुझे मना करती है कि पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर घर के काम किया कर। लेकिन मैं घर के सारे काम करती हूँ और अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकती। जिस दिन से मेरे पापा इस शहर से गए हैं, उन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मैं सुबह सवेरे उठते ही घर के सारे काम कर लेती हूँ और अपनी सौतेली माँ को सोता हुआ छोड़कर स्कूल के लिए आ जाती हूँ। लेकिन जब छुट्टी के बाद घर वापस जाती हूँ तो सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और कहती है कि तुझसे मना किया है, फिर भी तू क्यों स्कूल जाती है? अगर स्कूल जाएगी तो मैं तुझे खाने के लिए कुछ नहीं दूंगी। दीदी, मुझे भूखा रहना मंजूर है, मगर मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहती हूँ। पिछले 3 दिन से मेरे सौतेली माँ ने मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। मैं इसी तरह से भूखी प्यासी स्कूल जा रही हूँ। आज स्कूल में मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था। मैं पैदल चलकर अपने घर जा रही थी, मगर भूख की वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ रोने के लिए बैठ गई। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलवा देती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं उसको एक रेस्टोरेंट में ले गई और वहां जाने के बाद मैंने उसको पेट भरकर खाना खिलवाया। वो लड़की बार बार मुझे दुआएं दे रही थी और कह रही थी कि दीदी, भगवान आपका बहुत भला करे, आपने आज मेरी मदद की है, भगवान आपकी हमेशा मदद करेगा। मगर ये कहते हुए उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हें पेट भरकर खाना मिल गया ना, तो अब अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो लड़की कहने लगी कि दीदी, आज आपने मेरी मदद की है, लेकिन मेरी सौतेली माँ तो मेरे साथ हर रोज ऐसा ही करती है। अब मैं घर जाऊंगी तो वो फिर मुझे स्कूल की ड्रेस में देखकर गुस्सा हो जाएगी और मुझे खाने के लिए फिर से कुछ नहीं देगी। मेरी जिंदगी तो इसी तरह से गुजरती रहेगी।
मैं तो बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे पापा जल्दी से घर वापस आ जाएं, क्योंकि पापा तो यही चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊं। मेरी सौतेली माँ उनके सामने तो बहुत अच्छी बनती है, मगर उनके पीछे मुझे घर की नौकरानी बनाकर रखती है। मैंने कहा, तो तुम अपनी सौतेली माँ की शिकायत अपने पिता से क्यों नहीं करती? क्यों खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो? तो वो कहने लगी कि दीदी, आप मेरी सौतेली माँ को नहीं जानती। मैंने कई बार अपने पापा से उनकी शिकायत करने की कोशिश की है, बदले में उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपना सपना किसी भी तरह से पूरा करना चाहती हूँ। दीदी, आप देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं हालात से लड़कर अपने सपने को पूरा जरूर करूंगी, भले ही मुझे उसके लिए अपनी सौतेली माँ के सारे जुल्म बर्दाश्त करने क्यों ना पड़ जाएं। उस लड़की की आंखों में उसका सपना पूरा करने का जो जज्बा मैंने उसके अंदर देखा था, शायद यही जज्बा अगर हमारे समाज की हर लड़की के अंदर आ जाए तो हमारा सपना पूरा होने से कभी कोई हमें नहीं रोक सकता। अभी हम दोनों इस बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी। मैंने देखा तो मेरे घर से मेरे लिए कॉल्स आ रही थी। मैंने उस बच्ची से कहा कि तुम यहाँ बैठो और कुछ खाना चाहो तो खा सकती हो, मैं बिल पे कर दूंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैं भी एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती हूँ, मुझे भी बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक है। मैं अपने घर जा रही थी, मुझे घर पहुँचने में देर हो गई, इसलिए मेरे घर से कॉल्स आ रही हैं। ये कहकर मैं उस लड़की के पास से उठाई थी। अगले दिन फिर से मुझे वही लड़की सड़क के किनारे मुंह लटकाए हुए बैठी दिखाई दी। मैं फिर से उसके पास गई और उसका चेहरा देखकर मैं समझ गई थी कि वो बेचारी आज फिर से भूखी है। आज मैंने उसको बाजार का खाना नहीं खिलाया था, क्योंकि बाजार का खाना रोज रोज खाने से इंसान बीमार हो जाता है। आज मैंने उसको अपने हिस्से का लंच दे दिया था और फिर उसने खाना खा लिया। वो आज भी मुझे ढेर सारी दुआएं दे रही थी, क्योंकि आज मेरे पास लंच बचा हुआ था। मुझे भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने स्कूल में अपना लंच फिनिश नहीं किया था। मैं तो अपने घर जाकर भी खाना खा सकती थी, मगर इस बेचारी को पेट भरकर खाना न मिलने की सजा दी थी कि ये अपनी शिक्षा हासिल कर रही थी। न जाने इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। फिलहाल उस लड़की ने आज भी पेट भरकर खाना खा लिया था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मुझे हर रोज सुबह को फिक्र से हमारे घर की नौकरानी लंच पैक करके दिया करती थी, जो स्कूल जाने के बाद में नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे उस बच्ची का ख्याल आता था। मैं उसके लिए खाना बचा लिया करती थी और फिर छुट्टी से घर लौटते समय उस बच्ची को सड़क के किनारे बैठा हुआ देखती तो अपना खाना उसे दे दिया करती थी, क्योंकि अब तो वो भी मेरे इंतजार में सड़क के किनारे बैठी हुई होती थी। उसे मुझसे उम्मीद थी कि मेरे आने पर उसे पेट भरकर खाना मिल जाएगा। मेरी जिंदगी भी इसी तरह से गुजर रही थी। भाभी से मुझे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि भाभी एक अमीर परिवार की थी और बहुत बिगड़ी हुई घमंडी लड़की थी, इसलिए अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। भाभी के आ जाने के बाद भैया भी बदल गए थे। इसके बावजूद भी मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया था, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मगर एक दिन मेरी जिंदगी से खुशियां खत्म होने का समय आ गया था, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं उस समय स्कूल में थी। मैं बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट बात समझा रही थी, इसलिए मेरा मोबाइल साइलेंट पर था। घर से मुझे ढेर सारी कॉल्स आ रही थी, लेकिन मोबाइल साइलेंट होने की वजह से मुझे कॉल्स का पता ही नहीं चल रहा था। जैसे ही मेरी क्लास खत्म हुई तो मैंने अपने मोबाइल पर ध्यान दिया। ये देखकर मैं दंग रह गई कि मेरे फोन पर ढेर सारी मिस्ड कॉल्स हैं। मैंने जैसे ही पलटकर कॉल की तो मुझे पता चला कि मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं जल्दी से अपने घर के लिए निकल गई। घर जाकर मुझे पता चला कि पापा को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। मैं फौरन ही घर से अस्पताल के लिए निकली और जब अस्पताल पहुंची तो वहां जाकर पता चला कि जस्ट अभी पापा की मौत हुई है और वो मुझे याद करते करते इस दुनिया से चले गए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था, क्योंकि उस दिन के बाद से ही मेरी जिंदगी में बुरा समय आना शुरू हो गया था। अपने पापा की मौत पर मैं फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि एक मेरे पापा ही थे जिन्होंने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था। भले ही वो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के साथ प्यार करने पर कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भाभी के आ जाने के बाद भैया ने अपनी बहन पर ध्यान देना बंद कर दिया था, लेकिन मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा था, और आज मेरा इतना ख्याल रखने वाला इंसान मुझसे जुदा हो गया था। अपने पापा की मौत का सदमा मुझे काफी दिनों तक रहा था, जिसकी वजह से मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और अब मैं ज्यादातर घर में ही रहती थी।
मेरे चेहरे से हंसी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा की मौत का सदमा डायरेक्ट मेरे दिल को जाकर लगा था। मैं हर रोज अपने पापा को याद करके रोती रहती थी। भाभी जब ये बात देखती कि मैं घर में सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती हूँ, तो उन्होंने अपनी दोस्तों को घर में बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं बचा था। पापा की मौत के कुछ दिनों बाद भैया ने दोबारा से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और मैं पापा के सदमे को दिल से लगाए बैठी कमरे में बंद रहती थी। भाभी से कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था। भाभी अपनी फ्रेंड्स को घर तो बुलाती ही थी, साथ ही साथ खूब पार्टियां भी करती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में थी जब मुझे तेज गानों की आवाज आ रही थी, और ये आवाज तो हमारे घर से ही आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि भाभी अपने फ्रेंड्स के साथ हॉल में गाने बजाकर डांस कर रही थी। मैं फौरन ही उन लोगों के पास गई और मैंने जोर से म्यूजिक सिस्टम पर हाथ दे मारा था, जिसकी वजह से वो बंद हो गया। मैंने भाभी से कहा, भाभी आपको शर्म नहीं आती? अभी पापा की मौत को हुए ही कितने दिन हैं और आप यहाँ अपने दोस्तों को बुलाकर नाच गाना कर रही हो। मेरी भाभी कहने लगी, तो क्या तुम्हारी तरह तुम्हारे बाप की मौत का सदमा दिल को लगाए रहूं? वो तुम्हारा बाप था, मेरा बाप नहीं था। मैंने भाभी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हो? पापा आपके ससुर थे, उन्होंने आपको बहू नहीं बल्कि हमेशा बेटी समझा था। आपको ऐसे शब्द पापा के लिए अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए। अगर ये बात भैया को पता चल गई तो आप जानती हो कि भैया आपसे कितना नाराज होंगे। भाभी कहने लगी कि ये बात उनको कौन बताएगा, तुम या फिर मैं? तुम फिक्र मत करो, तुमसे पहले ये बात मैं उनको खुद बता दूंगी। और हाँ, आइंदा अगर तुमने मेरे किसी भी मैटर में रोक टोक करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। मैंने भाभी के हाथ पर ध्यान दिया तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि उनके हाथ में शराब का गिलास था, जबकि उनकी बाकी सारी फ्रेंड्स के हाथ में भी ड्रिंक्स के गिलास थे। मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, भाभी आप हमारे घर में शराब पी रही हो? हमारे घर में आज तक किसी ने भी ड्रिंक नहीं की है। वो कहने लगी कि तुम्हारे यहाँ किसी ने ड्रिंक नहीं की होगी, मगर मैं तो शुरू से ही ड्रिंक करती हूँ। मैंने उनके हाथ से गिलास छीनने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और नौकर से कहकर जबरदस्ती मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। कहने लगी कि आज मैं तुम्हारा इलाज जरूर करूंगी, आने दो तुम्हारे भाई को। मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई थी। भाभी बहुत बुरी थी, ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो इतनी घटिया और बिगड़ी हुई भी थी कि वो हमारे ही घर के अंदर शराब पी रही थी और अपनी घटिया दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। रात के समय जब भैया आए तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की आवाज सुनकर जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर गई तो भैया ने कहा कि तुमने आज मेरी पत्नी को उसकी दोस्तों के सामने इंसल्ट की है। मैंने देखा तो भाभी की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, भैया मैंने भाभी की कोई इंसल्ट नहीं की। तो भैया कहने लगे कि देखो अपनी भाभी को, जब से मैं ऑफिस से आया हूँ रोई जा रही है और उसकी दोस्तों ने भी मुझे फोन करके बताया है कि तुम्हारी बहन बहुत बदतमीज है। आज उसने हम सबके सामने तुम्हारी पत्नी पर हाथ उठाया। बताओ क्या वो भी झूठ कहेंगी? भैया की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि भला मैं भाभी पर हाथ कैसे उठा सकती हूँ, जबकि हाथ तो उन्होंने मुझ पर उठाया था। मगर मैं समझ गई थी कि ये सब मेरी भाभी को रोक टोक करने की सजा है। भैया ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि वो मेरी शादी कर देंगे और फिर ऐसा ही हुआ था। भाभी मुझे घर से निकालने में कामयाब रही थी। मैं शादी होकर अपनी ससुराल आ गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी किसके साथ हुई है। हाँ, मगर जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरे पापा अगर जिंदा होते तो कभी भी ऐसे परिवार में मेरी शादी नहीं करते, क्योंकि ये मिडिल क्लास लोग थे। भाभी ने अपनी दुश्मनी मुझसे निकालने के लिए जानबूझकर भैया से कहकर मेरी शादी ऐसे परिवार में करवाई थी जहां पर मैं खुश ना रह सकूं। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई भी था। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन फिर भी मेरे भैया ने मेरी शादी सिंपल तरीके से की थी और मुझे दहेज में भी कुछ नहीं दिया था। जब मैं इन लोगों के घर शादी होकर आ गई तो मेरा पति मेरी खूबसूरती की तारीफ करता था। उसको देखकर लगता था कि वो मुझे चाहता है, मगर नियत खराब तो मेरी सास की थी, जो बात बात पर मुझे ताना दिया करती थी कि इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी तुम खाली हाथ हमारे घर पर आई हो। मैं उनको यही समझाने की कोशिश करती थी कि शादी करना अगर बेटियों के बस की बात होती तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करती। मैंने तो अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए अपने भाई की मर्जी से शादी की है। मेरी सास इस बात पर मुझे खूब डांटती थी, कहती थी कि तुम बड़े घर की बेटियां इसी तरह से जबान चलाती हो, मगर तुम्हें इस घर में सुकून से रहने का हक तभी मिलेगा जब तुम अपने हिस्से का दहेज हमें लाकर दोगी।
मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपकी बात का कोई मतलब नहीं समझ पाई, तो वो कहने लगी कि तुम जानती हो कि हम गरीब लोग हैं, मेरे दोनों ही बेटे मजदूरी करते हैं। मैं तो अपने बेटे के लिए तुम्हें इस घर में बहू बनाकर इसीलिए लेकर आई थी ताकि तुम्हारे आने से ढेर सारा दहेज आएगा और तुम्हारे घर वाले दहेज में कुछ रकम भी देंगे, जिससे मेरा बेटा अपना कारोबार शुरू कर सकेगा। मगर तुम तो यहाँ खाली हाथ ही आ गई। अब भला बताओ हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? तुम्हारी भाभी ने तो मुझे भरोसा दिलाया था कि वो अपनी नंद को दहेज में ढेर सारा सामान और मोटी रकम के साथ विदा करेगी, मगर तुम्हारी भाभी तो बड़ी चालाक और झूठी औरत निकली। उसने तो खाली हाथ ही तुम्हें हमारे घर भेज दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मायके जाओ और वहाँ जाने के बाद अपने भाई से कहो कि तुम्हारे हिस्से का दहेज तुम्हें दे दे। मैंने कहा, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं उन लोगों के पास जाकर उनसे अपने दहेज के पैसे मांगूंगी। बस मैं जिस तरह से यहाँ आ गई हूँ वही बहुत है। मेरी सास ने मेरे बाल चोटी से पकड़ लिया और कहने लगी, तो फिर इस घर में तुम्हें खाना तक नहीं मिलेगा और इस घर में बहू बनने का हक भी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम हमें पैसे लाकर दोगी। मैंने अपनी सास से कहा कि आपको मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, मैं इस बारे में अपने पति से बात करूंगी। मेरी सास कहने लगी कि जिससे जो बात करनी है करो, मगर मुझे अपने बेटे के कारोबार के लिए तुम पैसे लाकर दोगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मजदूर बनकर सारी जिंदगी गुजारे। अपनी सास की बात से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी और मैं बहुत रोई थी। उन्होंने मुझ पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। घर के सारे काम मुझसे करवाया करती थी और सारे लोगों के सामने मुझे जलील करती थी। मोहल्ले की कोई औरत अगर उनके पास आकर बैठ जाती और कहती कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, इतने अमीर घर की बहू तुम्हें मिली है, कितनी सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, तो वो इस बात पर कहती कि इसकी सुंदरता पर मत जाओ, भले ही ये अमीर घर की है, मगर दहेज में इसके भाई ने इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। जबकि मैंने अपना इतना हट्टा कट्टा बेटा इसके हवाले कर दिया, तो इसे बदले में अपने पति की मदद करनी चाहिए। वो अभी भी फैक्ट्री में जाकर मजदूरी करता है। ये चाहे तो अपने भाई से कुछ रकम लाकर हमें दे सकती है ताकि मेरा बेटा अपना कारोबार शुरू कर सके, मगर इसे तो इस बात की तमीज ही नहीं है कि इसका पति परेशान है। मैं अपनी सास की सारी बातें खामोशी से सुनती रहती थी। मुझे अफसोस होता था कि मेरी भाभी ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। मुझे याद है कि जब भैया को गुस्सा आ रहा था तो भैया ने भाभी से कहा था कि तुम इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो, मैं जल्द से जल्द इसकी शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि पापा के मरने के बाद यह हमारी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल दे। भैया को ऐसा लगता था कि मैं उनका और भाभी का रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर असल में तो उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी को खराब कर दिया था। मैं अपने पति को उसकी माँ की बातें बताती तो मेरा पति कहता कि मेरी माँ कुछ गलत नहीं कह रही है। अगर मेरे कारोबार के लिए तुम अपने भाई से थोड़े से पैसे ले लोगी तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तुम्हारा हक है। आखिर तुम अपने ही तो पैसे उन लोगों से मांग रही हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें दहेज में भी कुछ नहीं दिया। अपने पति की बात पर मैंने कहा, आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं अच्छी नहीं लगूंगी वहां पर उनसे पैसे मांगते हुए। वो कहने लगा कि तुम लड़कियों की यही परेशानी होती है, तुमने मेरी मम्मी को नहीं देखा, उन्होंने मेरे पापा के लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, और तुम हो कि अपने भाई से मेरे कारोबार के लिए पैसे नहीं मांग सकती। मेरा पति मुझसे इस बात पर नाराज रहने लगा था। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे और फिर मेरी सास ने अपने छोटे बेटे का रिश्ता तय कर दिया था और उन्होंने मेरे देवर की शादी भी अमीर परिवार में तय की थी। लड़की वालों को मेरी सास ने यही बताया था कि उनकी बड़ी बहू भी बहुत अमीर परिवार की है। उन्होंने जबरदस्ती उन लोगों से बड़ाइयां मारी थी, जबकि मेरा देवर भी इस लड़की को बहुत पसंद करता था। मेरे देवर का रिश्ता पक्का हो चुका था। मेरी सास को इस बात का बहुत घमंड था कि आने वाली बहू ढेर सारा दहेज लेकर आएगी। मेरी सास मुझे दिन रात ताने मारती रहती थी, जबकि मेरा पति भी मुझसे कोई बात नहीं करता था और वो मुझसे दूर दूर रहता था। इस घर में मेरी हैसियत किसी नौकरानी की तरह थी। मैं हमेशा अपनी किस्मत पर रोती रहती थी। फिर एक दिन मैं तंग आकर अपने भैया के पास अपने पति के कारोबार के लिए पैसे मांगने चली गई। मैं वहां गई तो भाभी का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर मैंने भाभी को इग्नोर किया और भैया से बात करने की कोशिश की। जब मैंने भैया को पूरी बात बताई तो मेरे भैया कहने लगे कि माफ करना, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी सास एक घटिया औरत है। अगर आज मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो तुम्हारी सास को बढ़ावा मिल जाएगा और वो हर बार तुम्हें यहाँ पर पैसे लेने के लिए भेजा करेगी। उससे कहो कि अपने बेटे से कहे कि मेहनत किया करे, अपनी मेहनत से भी तो वो अपना कारोबार खड़ा कर सकता है।
जरूरी नहीं है कि हम लोग उसे पैसे देंगे तभी वो अपना कारोबार खड़ा करेगा। मैंने अपने भैया से कहा, ये बात तो आप लोगों को मेरा रिश्ता करते समय सोचनी चाहिए थी। आप लोगों ने मेरी शादी कैसे परिवार में की है जहाँ पर सब लोग लालची हैं। मेरे भैया कहने लगे कि तुम्हारा भाग्य वहीं पर जुड़ा हुआ था। मैंने कहा, नहीं भैया, भाभी और आपने मुझसे न जाने कौन से जन्म का बदला निकाला है। पापा अगर जिंदा होते तो वो कभी ऐसा नहीं होने देते। मैं गुस्सा होकर वहां से उठाई थी क्योंकि मुझे अब अपने भैया से भी कोई उम्मीद नहीं थी और मैंने सोच लिया था कि अब चाहे जो हो जाए मैं किसी के भी कहने पर इन लोगों से मदद मांगने के लिए कभी नहीं आऊंगी। मैं शर्मिंदा होकर अपने घर आई तो मेरी सास ने मुझसे सवाल किया कि क्या हुआ, पैसे लेकर नहीं आई। उन्होंने मेरा लटका हुआ चेहरा और खाली हाथ देखे तो कहने लगी कि याद रखना, तुम्हें इस घर से निकालने में अब ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। मैं खामोश रही क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सब लोगों का बिहेवियर मेरे साथ बहुत खराब था। मेरे देवर की शादी के घर में तैयारियां चल रही थी जिस पर घर में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सारे काम का लोड मेरी सास ने मुझ पर ही डाल दिया था। और फिर मेरे देवर की शादी हो गई और देवरानी विदा होकर हमारे यहाँ आ गई। देवरानी तो अपने मायके से ढेर सारा दहेज लेकर आई थी। उस दिन के बाद से तो मेरी इस घर में और ज्यादा बेइज्जती होनी शुरू हो गई थी और फिर देखते ही देखते मेरी शादी को पूरे 10 साल गुजर गए। मगर मेरी जिंदगी की परेशानियां वहीं की वहीं रहीं क्योंकि मेरी सास मेरी देवरानी को ज्यादा अहमियत देने लगी थी। देवर भी अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा रहता था। मेरे पति ने भी कभी मुझसे इतना प्यार नहीं किया था जितना मेरा देवर अपनी पत्नी से करता था। आज मुझे पता चल रहा था कि पैसे और पैसे वालों की कितनी अहमियत होती है। मेरी सास और मेरी देवरानी सारा दिन घर में आराम करती और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करती थी और मैं नौकरानी की तरह इतनी गर्मी में सारा दिन कभी घर की सफाई करती तो कभी घर में झाड़ू बर्तन किया करती थी। इन लोगों को खाना भी बिस्तर पर चाहिए होता था। मैं अपने पति को देख देख कर अपनी मोहब्बत के लिए तरसती थी क्योंकि वो घर में होता तो मुझे देखकर इग्नोर किया करता था। इन सब लोगों का यही कहना था कि अगर मैं अपने पति के कारोबार के लिए अपने भैया से पैसे ला दूंगी तो ये लोग मुझे इस घर में अहमियत देना शुरू कर देंगे। लेकिन अब इतने साल गुजरने के बाद इन लोगों को भी पता चल गया था कि मुझे पैसे देने वाला कोई भी नहीं है। ये लोग पैसे मंगवाने पर खामोश तो हो गए थे मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। मैं दोबारा अब अपने भैया के आगे झुकना नहीं चाहती थी। अब जब से मेरी देवरानी इस घर में आई थी सब लोग उसके दीवाने हो गए थे। देवरानी जैसा कहती इस घर में वैसा ही होता था। देवरानी मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाती थी। कहने को तो मैं रिश्ते में उससे बड़ी थी लेकिन वो तो ज्यादा दहेज और पैसे लाने की वजह से इस घर की मालकिन बनकर रह गई थी। वो कभी कभी मेरी सास को भी कुछ भी कह देती थी जिस पर मेरी सास बुरा नहीं मानती थी और मुझे तो मेरी सास छोटी छोटी बात पर बातें सुनाया करती थी। एक दिन मेरी देवरानी ने अपने मायके वालों को खाने पर इनवाइट किया था और मुझे मेरी सास और देवरानी ने कहा था कि मेहमानों के लिए अच्छा सा खाना बनाकर तैयार कर लेना। मैंने उन लोगों के लिए खाना तैयार कर दिया था। रात को जब सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे तो मेरी देवरानी की मम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि बेटा तुम अपनी जेठानी से भी कह दो, ये भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लेंगी। मेरी देवरानी ने मेरे ही मुंह पर अपनी मम्मी से कहा कि ये मेरी जेठानी नहीं है बल्कि इस घर की नौकरानी है। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी अचानक चौंक गई थी। फिर उसने सफाई देते हुए कहा कि मम्मी आप नहीं जानती कि ये तो खाली हाथ ही यहाँ पर आई है, इसलिए इसकी हैसियत इस घर में बहू की नहीं बल्कि एक नौकरानी की है। ये बात सुनकर मेरी सास और देवरानी जोर जोर से हंसने लगी थी जबकि उन लोगों के सामने मेरी खूब इंसल्ट हो रही थी। उस दिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी शादी को धीरे धीरे 10 साल होने वाले थे लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी क्योंकि मेरा पति तो मुझे समय ही नहीं देता था। मेरी देवरानी की एक खूबसूरत बहन भी थी। मैंने नोटिस किया था कि वो अब हमारे घर पर ज्यादा आने जाने लगी थी और मेरे पति पर डोरे डालने लगी थी। मुझे उसका ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपनी सास से उसकी शिकायत लगाई थी। मेरी सास ने कहा था कि तुमने तो मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं किया। अब अगर मैं छोटी बहू की बहन को इस घर में तुम्हारी जगह अपने घर की बड़ी बहू बनाकर ले आऊंगी तो मुझे बहुत फायदा होगा और मेरे बेटे को भी इस बात से कोई एतराज नहीं है।
मैं तो अपनी सास की ये बात सुनकर दंग रह गई थी। आखिर मुझे इस घर में रहते हुए 10 साल गुजर गए थे। अब अगर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने सास से कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं इस बात पर अपनी सास से बहस कर ही रही थी कि अचानक देवरानी हम लोगों के बीच आ गई और कहने लगी कि क्या हुआ, किस बात पर बहस हो रही है। मैं तो खामोश हो गई थी, मगर मेरे मुंह पर ही मेरी सास ने कहा कि कुछ नहीं बहू, इससे कह रही हूँ कि यह हमारे घर से चली जाए, क्योंकि मैंने अपने बड़े बेटे के लिए लड़की तलाश कर ली है। मेरी देवरानी कहने लगी कि अच्छा मम्मी जी, आपने किस लड़की को भैया के लिए देखा है, जरा मुझे भी तो बताइए, क्योंकि अगली बार आप इस जैसी लड़की को उठाकर मत ले आना। कोई खानदानी लड़की लेकर आना जो अमीर परिवार से बिलोंग करती हो। मेरी सास कहने लगी, अरे बहू, मैंने सोचा है कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी जेठानी बन जाए। सास की बात सुनकर अचानक मेरी देवरानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो कहने लगी कि आप ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी जी। इस तरह तो हम दोनों बहनें मिलकर इस घर पर राज करेंगे और आप फिक्र न करें। मैं अपने पापा से कहकर इन दोनों के रिश्ते की बात करती हूँ और मेरे पापा ने जिस तरह मेरे पति को बिजनेस करवाया है, इसी तरह मेरे जेठ जी को भी कोई बिजनेस करवा देंगे। तब जाकर आपका परिवार एक खानदानी परिवार बनेगा और इस जैसी घटिया लड़की को तो आपको अभी और इसी समय घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मैंने अपनी देवरानी से कहा, तुम ये मेरे साथ किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रही हो। मेरी देवरानी मेरे करीब आई और मुझे घूरते हुए कहने लगी कि हाँ, मैं तुम पर इससे भी घटिया शब्द इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो तुम क्या कर लोगी। मैंने अपनी देवरानी से कहा कि जबान संभाल कर बात करो, तो वो कहने लगी कि तुम जैसी घटिया लड़कियों के साथ तो इसी तरह से बात की जाती है, न जाने किस पाप की गंदगी हो तुम। जब मेरी देवरानी ने ये बात कही तो मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से से चलती हुई मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी देवरानी गुस्से से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैं तुमसे अपने थप्पड़ का बदला जरूर लूंगी और तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। देखना, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे पति के साथ अपनी बहन की शादी करवाऊंगी। मेरी सास को भी मेरे थप्पड़ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और आज तो उन लोगों ने ठान लिया था कि वो लोग मेरे पति से मेरी शिकायत करके ही रहेंगी। मैं कमरे में आकर अपनी किस्मत पर बेहद रो रही थी। आज तो मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं। मुझे अपनी जिंदगी बहुत बुरी लग रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं रोते रोते ही सो गई थी जब रात के समय मेरा पति कमरे में आया और उसने मुझे चिल्लाते हुए आवाज लगाई। मैं घबराकर उठकर बैठ गई थी। मैं जानती थी कि आज ये सब कुछ तो होना ही था, क्योंकि मेरी देवरानी मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का चुकी थी। मेरा पति मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहा था। उसने कहा था कि तुमने नीलम पर हाथ उठाया, तुम नहीं जानती हो कि वो अमीर पिता की बेटी है, तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकती है। मैंने इस बात की अपने पति को कोई सफाई नहीं दी थी, क्योंकि कई सालों पहले भी मैं अपनी भाभी के हाथ से थप्पड़ खाने के बावजूद इल्जाम अपने ऊपर ही लगवा चुकी थी। आज तो फिर भी मैंने अपनी देवरानी पर हाथ उठाया था। मैं खामोश रही थी। मेरा पति मुझसे जो भी कहता रहा, मैं खामोशी से सुनती रही और रोती रही, क्योंकि ऐसा करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं रोती रही थी। अब तो मेरी देवरानी और मेरी सास मेरे और भी ज्यादा पीछे पड़ गई थी। उन लोगों ने मेरा घर में रहना एक एक मिनट के लिए दुश्वार कर दिया था। शाम का टाइम था जब मैं इन सब लोगों के लिए चाय बना रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जैसे ही दरवाजा खोलने गई तो दरवाजे पर डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था और वो मेरी देवरानी का नाम पूछ रहा था। कह रहा था कि उनके लिए एक पार्सल है। मैंने अपनी देवरानी को डिलीवरी बॉय के बारे में बताया तो वो जल्दी से पार्सल लेने के लिए आ गई थी, मगर उसने मुझे दरवाजे से वापस भेज दिया था और कहा था कि जाओ जाकर अपना काम करो, हम लोगों को क्यों तक रही हो। मैं वहां से हट गई थी और अपने काम में बिजी हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी देवरानी ने क्या मंगाया है। मेरी देवरानी बार बार मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रही थी और उसको ये लालच दे रही थी कि आप इसे छोड़ दोगे तो मैं आपकी शादी अपनी छोटी बहन से करवा दूंगी। लेकिन मेरे पति के दिल में अभी भी मेरे लिए ज्यादा मोहब्बत तो नहीं, मगर थोड़ी सी दरियादिली जरूर थी, इसलिए वो मुझसे थोड़ी सी हमदर्दी रखता था। तभी तो अपनी माँ और देवरानी के इतना कहने पर भी वो मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहा था। मैं इन लोगों से बहुत तंग आ चुकी थी, लेकिन आज मेरा दिल अजीब तरह की घबराहट का शिकार हो रहा था। मुझे भूख तो नहीं लग रही थी। फिर सोचा कि घर के सब लोग तो खाना खा ही चुके हैं, मैं खाना खाने के बाद आराम से लेट जाऊंगी, क्योंकि मुझे घर के काम करते करते बहुत थकान महसूस हो जाती है।
घर के सब लोग पहले ही एक साथ बैठकर खाना खा लिया करते थे। मुझे इतनी भी परमिशन नहीं थी कि मैं उन सब लोगों के बीच बैठकर खाना खाया करूं। इसलिए सारे काम से फ्री होकर मैं किचन में अकेली बैठकर खाना खाया करती थी। मैं अपने लिए खाना निकालकर खाना खाने ही वाली थी कि अचानक मुझे मेरी सास ने किसी काम के लिए आवाज लगा ली और मैं उनकी बात सुनने के लिए गई तो मेरी सास ने मुझसे अपनी दवाई मंगवाई थी। उनको दवाई देने के बाद जब मैं दोबारा से किचन के अंदर आई तो ये देखकर मैं घबरा गई थी कि मेरी देवरानी आज किचन से बाहर निकल रही थी। उसे देखकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि जिस दिन से वो इस घर में आई थी उसने अभी तक किचन में कदम नहीं रखा था, क्योंकि वो किचन में कोई काम करती ही नहीं थी। उसे जो भी चाहिए होता था बिस्तर पर बैठे बैठे मैं ही दिया करती थी। न जाने वो क्यों किचन के अंदर आई थी और वो मुझे घूरती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद मैं खाना खाने बैठ गई थी। खाना खाते ही मैं बर्तन धोने लगी, लेकिन बर्तन धोते धोते ही मुझे अचानक अपनी आंखों के सामने अंधेरा आता हुआ नजर आया और मुझे बहुत तेज घबराहट होने लगी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि मेरा दिल उल्टी से भर भर कर आ रहा था, मगर मुझे उल्टी नहीं हो रही थी। मुझे कमजोरी महसूस होने लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। जैसे ही मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई तो मैं जमीन पर गिर गई थी। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ और मुझे कब ये लोग अस्पताल लेकर गए, क्योंकि जब मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो एक नर्स आई और उसने मुझे शांत रहने के लिए कहा। कहने लगी कि लेटी रहो। मैंने कहा, मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मेरी बात सुनकर नर्स कहने लगी कि तुम तसल्ली रखो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर आई तो उसने मुझे चेक किया और वो मेरी तरफ बड़ी गौर से देखने लगी और कहने लगी कि आप मुझे पहचान गई हैं। मैंने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन ये बताओ कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया और मुझे क्या हुआ है? वो डॉक्टर मेरा चेकअप करते हुए कहने लगी कि दरअसल आपको जहर दिया गया था। आप जिंदगी और मौत की जंग लड़कर आज यहाँ अपनी आंखें खोल पाई हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि उस समय मैं पूरी तरह से होश में आई थी। डॉक्टर कहने लगी कि आपके आरोपियों को मैं जेल पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ, बस पुलिस आपके बयान का इंतजार कर रही है। अब आप होश में आ गई हैं और कुछ सही सलामत लग रही हैं। मैं थोड़ी देर में पुलिस को बुला लूंगी, वो आपका बयान ले लेंगे और आपके आरोपी जेल के पीछे होंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे तो किसी ने भी जहर नहीं दिया। उसने कहा, दीदी आप यहाँ पिछले 3 दिन से बेहोश हैं। आपको आपका पति यहाँ लेकर आया था और जब हमने आपका चेकअप किया तो आपके शरीर में जहर पाया गया। इंसान जहर या तो खुद खाता है या फिर कोई उसे खिलाता है। जब तक वो खुद खाता है तो जरूर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, और अगर कोई उसे जबरदस्ती या धोखे से खिला देता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। इसलिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने भी आपके आरोपी का पता लगाने की कोशिश की, मगर बिना सबूत और गवाह के तो पुलिस आपके आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने आपके आरोपियों के बारे में जानने की कोशिश की। मैंने ठान लिया था कि मैं आपके आरोपी के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। इसलिए मैंने आपके ससुराल वालों को बता दिया था कि आपके शरीर में जहर पाया गया है, और फिर एक ऐसा जहर जो हमारे देश में मिलता भी नहीं है। इस जहर को दूसरे देश से मंगवाया गया है, और जिसने आपको ये जहर दिया है वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि इस जहर को कितनी क्वांटिटी में देना है, और उतनी ही क्वांटिटी देने पर इंसान की मौके पर ही मौत हो सकती है। जब आप यहाँ आई थी तो आपकी हालत बहुत खराब थी। मैंने आपको बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और पुलिस को भरोसा दिलाया कि मैं आपको बचाकर ही रहूंगी, मगर मैंने देखा था कि आपके घर की एक औरत जो कि रिश्ते में अपने आप को आपकी देवरानी बता रही थी, वो बार बार यहाँ आपकी हालत जांचने के लिए आ रही थी और बहुत परेशान नजर आ रही थी। बाकी घर वालों को तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, सब लोग शांत बैठे हुए थे। यहाँ तक कि आपके पति को तो आपसे कोई मतलब ही नहीं था। वो आपको यहाँ एडमिट कराने के बाद खुद यहाँ से चला गया, जबकि पुलिस केस हो जाने पर उन सब लोगों से कह दिया गया कि डॉक्टर आपको बचाने की कोशिश कर रही है और आप जैसे ही होश में आएंगी तो आपका बयान ले लिया जाएगा। उसके मुताबिक पता चल जाएगा कि आपको जहर किसने दिया था।
मैंने कहा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब जहर दिया गया। हाँ, मगर इतना ज़रूर याद है कि खाना खाने के बाद मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी बात सुनकर डॉक्टर कहने लगी कि लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको जहर किसने दिया था, क्योंकि हम लोग आपको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और अब ये पूरा केस आपके बयान पर डिपेंड है। जब आपके घर वालों को ये बात पता चली तो आपकी देवरानी मेरे पास आई थी। मैं समझ गई थी कि ज़रूर वो अपने किसी मकसद से मेरे पास आई है, इसलिए मैंने उससे बात करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए और पैसे मेरे सामने रखते हुए कहने लगी कि डॉक्टर, किसी भी तरीके से मेरी जेठानी बचनी नहीं चाहिए, उसे मारकर इस केस को खत्म कर दिया जाए। आप पुलिस को बता देना कि रचना इलाज के दौरान मर गई। इस तरह ये केस यहीं पर खत्म हो जाएगा और हम दोनों के बीच जो बात हो रही है इस बारे में किसी को मत बताना। ये पैसे रखो और अपना मुंह बंद कर लो। मैंने कहा, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को आपने मारने की कोशिश की है? मेरी बात सुनकर पहले तो वो शर्मिंदा हुई, फिर कहने लगी कि जी हाँ, मैं उसे जहर देना तो नहीं चाहती थी, मगर धोखे से दे दिया। मैंने कहा, धोखे से कोई किसी को जहर कैसे दे सकता है? तो उसने मुझे बताया कि मैं अपनी जेठानी को मारकर अपनी छोटी बहन की शादी अपने जेठ से करवाना चाहती थी, ताकि हम दोनों बहनें उस घर में राज करें। और वैसे भी मेरी जेठानी को घर में कोई पसंद नहीं करता। मेरा जेठ उसे डाइवोर्स देने पर तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया और मैंने उसे जहर दे दिया था। उसकी पूरी बात पर मैंने उससे कहा था कि आप फिक्र न करें, आपकी जेठानी इस दुनिया से जल्दी ही चली जाएगी और ये केस क्लोज हो जाएगा। उसको तो मैंने तसल्ली दे दी थी, मगर उसे फंसाने की मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया था और हम दोनों की बातचीत मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस को मैंने वो रिकॉर्डिंग दे दी और पुलिस पहले आपका बयान लेना चाहती है। उससे पहले पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जहर आपको ज़बरदस्ती नहीं बल्कि खाने में मिलाकर दिया गया था, जिससे शायद आप अनजान हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी देवरानी इतनी भी गिर सकती थी। उसने मुझे मारने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर बहुत भली थी और उसने मुझे बचा लिया। फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला और मुझे याद आया कि इसका मतलब उस दिन मेरी देवरानी मेरे खाने में जहर मिलाने के लिए किचन में गई थी। मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मुझे पता भी नहीं चल पाता और ये लोग मुझे इस दुनिया से भेज देते। इस दुनिया में कितने घटिया लोग रहते हैं कि अपने फायदे के लिए दूसरों की जान लेने पर भी उतर आते हैं। मैं बार बार उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। डॉक्टर कहने लगी कि आप बार बार मुझसे शुक्रिया मत कहिए, क्योंकि मैंने आपके किए हुए एहसान का बदला लिया है। उसकी बात सुनकर अचानक मैं चौंक गई। मैंने कहा, आपका क्या मतलब डॉक्टर? तो वो कहने लगी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मगर आपको मैं पहली नज़र में देखते ही पहचान गई थी। जब आपका पति आपको यहाँ लेकर आया था, आपको याद नहीं कि पिछले 10 साल पहले आपने एक लड़की को सड़क पर खाना दिया था? वो लड़की जो अपनी सौतेली माँ से तंग आकर सड़क पर भूखी बैठकर रोया करती थी, जिसको आप अपनी नौकरी से आते समय अपना लंच बॉक्स दे दिया करती थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनूंगी, और देखिए आज पूरे 10 साल बाद मैं एक कामयाब डॉक्टर बन गई हूँ। आप मुझे खाना खिलाया करती थी, फिर एक दिन अचानक आप कहीं गायब हो गई। कई दिन तक मैं भूख से तड़पती रही, मगर फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपना घर छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे पिता की दूसरे शहर में मौत हो गई और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे पिता के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सौतेली माँ तो मुझे पिता की जीते जी ही नहीं समझती, उनके मरने के बाद मेरा क्या हाल करेगी। इसलिए मैं अपना घर छोड़कर भाग आई थी और मेरा टकराव एक ऐसे इंसान से हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। दरअसल जब मैं घर से रोते हुए निकली थी, तब मेरा एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो गया था और मेरे काफी गहरी चोट आई थी। वो एक ऐसे कपल की गाड़ी थी जिनके पास कोई औलाद नहीं थी। मेरे बहुत चोट आई, जिस वजह से उन्होंने मेरा इलाज करवाया। काफ़ी दिनों तक मैं अस्पताल में रही थी। जब मैं होश में आई तो उन लोगों ने मुझे बताया कि उनकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उन लोगों ने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझसे कहने लगे कि तुम कहाँ से हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आते हैं। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई तो उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ के हवाले नहीं करेंगे, बल्कि हम तुम्हारी परवरिश करेंगे। इस तरह से उन लोगों ने मेरी परवरिश की और मुझे पढ़ा लिखा कर
उन्होंने मेरा सपना भी पूरा कर दिया और आज मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। आपको देखकर मैंने सोच लिया था कि अब मैं आपके आरोपियों को सजा दिलवाकर ही रहूंगी और अब मैं पुलिस को बुला रही हूँ। आप पुलिस को सारे बयान दे देना, क्योंकि आपके ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं और आपकी देवरानी ने आपको जान से मारने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर मुझे आज इस बात का एहसास हो गया था कि इंसान कभी किसी के साथ अच्छाई करता है तो वो उसे पलटकर जरूर मिलती है, और मेरी मदद आज इस लड़की ने की थी जो अपनी लगन और मेहनत के साथ आज डॉक्टर बनकर मेरी आंखों के सामने खड़ी हुई थी और उसने मेरा इलाज करके मेरी जान बचाई थी, बल्कि उसने मेरे आरोपियों को भी सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की थी। मैंने उससे कहा था कि तुम पुलिस वालों को बुला लो, मैं उन्हें बयान देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने पुलिस वालों को बुला लिया था। पुलिस वालों के पास सबूत तो पहले ही थे। मेरे बयान के बाद ये बात और पक्की हो गई थी कि मुझे मेरी देवरानी ने जहर दिया था। इस तरह मेरी देवरानी को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन मैंने अपने ससुराल वालों को भी माफ नहीं किया था। उन लोगों ने भी पूरे 10 साल तक मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। मैंने अपने साथ हुआ एक अत्याचार पुलिस को बता दिया, जबकि पुलिस ने बाकी लोगों को भी दहेज उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। मेरा पति और मेरी सास मुझसे माफी मांग रहे थे, लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी माफ नहीं किया था, क्योंकि सारी जिंदगी उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। पुलिस ने जब मेरी देवरानी के मुंह से सारी सच्चाई उगलवा ली थी और मेरी देवरानी ने ये बात भी बता दी थी कि उसने ये जहर विदेश में रहने वाले अपने एक दोस्त से डिलीवर करवाया था, मैं तब समझी थी कि उस दिन वो डिलीवरी बॉय वही जहर लेकर आया था। इस तरह मेरे सारे आरोपियों को सजा मिल गई थी और आज मैं ये बात जान गई थी कि जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी एक न एक दिन बुरा जरूर होता है, और जो लोग दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं उनको भी उनकी अच्छाई का सिला जरूर मिलता है, जैसे मुझे मेरी अच्छाई का सिला डॉक्टर के रूप में मिल गया था। डॉक्टर की तो मैं आज भी बहुत शुक्रगुजार थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कुछ दिन तक तो मैं डॉक्टर के साथ उसके घर पर रही थी, क्योंकि वो मुझे अपने साथ ले गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने अपने लिए एक रेंट का घर लिया था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेरे पापा के पुराने दोस्त, जो मेरे पापा के फैमिली लॉयर भी हुआ करते थे, उनसे हो गई। वो मुझे देखते ही पहचान गए थे और कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हें न जाने कब से तलाश कर रहा हूँ, तुम मुझे आज इतने सालों के बाद मिली हो। उन्होंने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो मुझे अपने साथ अपने ऑफिस ले गए और वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे जायदाद के वो पेपर्स दिए जो मेरे पापा ने मरने से पहले मेरे नाम कर दिए थे। मरने से पहले मेरे पापा ने अपनी आधी प्रॉपर्टी भैया के नाम और आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। भैया ये बात अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने भाभी के साथ मिलकर जल्दबाजी में मेरी शादी कर दी थी और ऐसे परिवार में की थी जहां जाने के बाद मुझे किसी बात की सच्चाई का पता न चले और मैं अपनी ही दुनिया में बिजी हो जाऊं। मगर लॉयर अंकल ने अपनी दोस्ती पापा के साथ इतनी गहरी निभाई थी कि उन्होंने भैया को मेरी जायदाद के हिस्से के पेपर्स नहीं दिए। उनका यही कहना था कि वो मेरे ही हाथ में मेरी जायदाद के पेपर्स थमाएंगे। आज मेरा टकराव